हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं संप्रभुता, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी। जब आपने पहली बार राजनीति विज्ञान विषय के बारे में पढ़ा होगा कक्षा 11 में, तो उस समय राज्य के बारे में बताया गया होगा, राज्य का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर होता है। तो उनमें संप्रभुता का जो जिक्र है वो अवश्य आया होगा। संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, ये कुछ सरकार, ये जो चार तत्व हैं, इनसे मिलकर एक जो राज्य है वो अस्तित्व में आता है। अब बात आती है कि संप्रभुता है क्या। तो संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक लक्षण है या तत्व है जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है। ये सर्वोच्च शक्ति आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में भी, अर्थात संप्रभुता संपन्न जो राज्य है उसे अपने देश के या राष्ट्र के या राज्य के भीतर भी असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वो पूरे देश में कानून बना सकता है, उसका जो कानून है वो राज्य या देश के हर कोने में लागू होता है और उसका जो आदेश है वही कानून होता है और वो उस कानून को लागू कराने की बाध्यकारी शक्ति भी रखता है। जहाँ तक बाह्य मामलों में है, यानी कि दुनिया में वो क्या फैसले लेगा, किस तरह से अपने संबंध आगे बढ़ाएगा, तो इसके लिए वो स्वतंत्र है और वो किसी के दबाव में नहीं आता है। यानी कि उसे कोई खास फैसले लेने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। अगर वो किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है या कोई संधि समझौता करता है तो वो अपनी सहमति से करता है। ऐसा नहीं है कि किसी संधि समझौते में वो शामिल ही नहीं और फिर उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति है उसको पालन करने के लिए उसे बाध्य कर दे। तो वो जो करता है वो अपनी सहमति से करता है और वो सर्वोच्च होता है। तो एक तरह से जो संप्रभुता है वो राज्य की जो सर्वोच्चता को दर्शाती है। और ये सर्वोच्चता के दो पहलू बताए हमने, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो ये संप्रभुता क्या है इसके बारे में है। तो संप्रभुता राज्य का एक तत्व है जो आंतरिक और बाह्य मामलों में राज्य की सर्वोच्चता को दर्शाता है। संप्रभुता के मामले में एक खास बात यह भी है और कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि संप्रभुता का जो निवास है वो राज्य में होता है और उसका प्रयोग सरकार करती है। राज्य में निवास होने का मतलब है कि लोगों के अंदर संप्रभुता का निवास होता है, यानी कि हर व्यक्ति संप्रभु है और वो उस संप्रभुता को सरकार को देते हैं और 5 साल के लिए दिया है, जो भी उसका रहता है। तो स्थायी जो निवास हो तो लोगों में होता है और उसका प्रयोग सरकार करती है। तो ये एक संप्रभुता के मामले में एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है। परीक्षा में इससे जुड़े सवाल बहुत आते हैं। अब जो संप्रभुता का विचार है वो जो अगर विचारकों के स्तर पर देखें तो फ्रांसीसी विचारक हुए हैं जीन बोंदा, उन्होंने संप्रभुता के विचार को आगे बढ़ाया था। पहली बार उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया था। हालांकि उसमें कुछ कमियां भी थी, लेकिन ये विचार और आगे बढ़ता गया। ग्रोसियस के चिंतन में आया, होब्स के चिंतन में आया, लोक के चिंतन में आया और
ऐसा माना जाता है कि जॉन ऑस्टीन है, उनके चिंतन में जो संप्रभुता का विचार है वो एक सर्वश्रेष्ठ रूप में आया है। सबसे बेहतर तरीके से ये विचार ऑस्टीन के चिंतन में उभरा है। जो आज जो संप्रभुता की अवधारणा है वो ऑस्टीन के विचारों के ही करीब है। उससे पहले किसी ने केवल आंतरिक संप्रभुता की बात की, किसी ने केवल बाह्य रूप को दर्शाया, या किसी ने संप्रभुता की बात तो की लेकिन उसमें ईश्वरीय कानून या परिवार का दायरा, कहीं ना कहीं उसमें संप्रभुता को असीम नहीं माना गया। कहीं ना कहीं संप्रभुता के लिए कोई ना कोई एक सीमा तय कर दी गई कि वो घर की दहलीज के भीतर नहीं जा सकता, उसका कोई कानून जो अपने देश की या जो परंपराएं हैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता, ये रहा। और दरअसल संप्रभुता का विचार आया भी इसीलिए ही है क्योंकि पहले जो ख़ास तौर पे यूरोप में ये विचार आया तो वहाँ धर्म का बहुत जो भारी प्रभुत्व था। वहाँ जो चर्च है वही आध्यात्मिक शक्ति भी रखता था और राजनीतिक शक्ति भी रखता था। उसी के जो आदेश हैं वही पूरे समाज पर लागू होते थे। तो संप्रभुता का जो विचार है उसने चर्च से राजनीतिक जो शक्ति को छीन के और उसे राजा के हाथों में दी, या लोकतांत्रिक सरकारों में संसद या व्यवस्थापिका या इनके हाथों में उसे सौंपा। और जो चर्च को अपने यहाँ तो सीधा राज्य के अंतर्गत ही ला दिया गया है। अगर भारतीय मॉडल देखते हैं तो यहाँ राज्य को ये पूरी पावर है कि अगर अलग अलग जो धार्मिक संगठन हैं या जो धर्म में कोई भी ऐसी मान्यता है, ऐसा विचार है जो सही नहीं है, तार्किक नहीं है, आधुनिक नहीं है, या व्यक्तियों के पिछड़ेपन या शोषण का कारण है, तो उसका उन्मूलन राज्य कर सकता है। और आपने इसका उदाहरण बहुत से देखे हैं। अभी पीछे इतिहास में देवदासी प्रथा का अंत हुआ, वो एक धार्मिक मसला था। सती प्रथा का भी अंत हुआ है, उसे भी धर्म से जोड़ दिया जाता था। नहीं, पर्दा प्रथा है। और दूसरा भी पीछे आपने देखा है कि जो सबरीमाला मंदिर है उसमें महिलाओं के प्रवेश का मामला था, कोर्ट ने उसे प्रवेश की बात कही। शनि सिंगापुर मंदिर है, तो यहाँ या दलितों को साथ जो भेदभाव किया जाता था ख़ास तौर पे धार्मिक स्थलों पे, उसके खिलाफ राज्य ने एक्शन लिए हैं। और भी अलग अलग धर्मों में अभी 3 तलाक के मामले में स्टेट ने अपना फैसला लिया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो यहाँ आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जब राज्य ने धर्म के अंदर इंटरफेयर किया और धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ थी या ऐसे कोई भी विचार थे या ऐसी कोई भी मान्यता थी जो आधुनिक नहीं थी, तो उसको बैकफुट पर धकेला है और उसे बाहर किया है। पश्चिम के अंदर जो राज्य और एक चर्च का एक समझौता है एक तरह का कि राज्य आध्यात्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, धर्म से जुड़े मामलों पे, और धर्म है वो राजनीतिक मामलों पे इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये यहीं से संप्रभुता का आया कि संप्रभुता के विचार ने चर्च से अपनी राजनीतिक जो शक्तियाँ है उसे छीन लिया था। तो ये विचार वहाँ से पनपा आगे बढ़ा। अब हम जब भी बात करते हैं कि संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं, तो एक तो ये हमने बताया कि जो संप्रभुता है वो असीम होती है, यानी कि जो भी संप्रभु होता है उसके पास जो शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीम शक्तियाँ उसे प्राप्त होती हैं। दूसरा, इसमें जो सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता होती है, अर्थात जिसे हम संप्रभु राज्य कहते हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो आदेश हैं, उसके द्वारा बनाई गई योजनाएं, नियम जो भी हैं, वो उस राज्य क्षेत्र के भीतर हर जगह लागू होंगे और उस रूप में लागू होंगे जिस रूप में राज्य लागू करना चाहता है।
तो ये उसकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। दूसरा, संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता या इसे किसी को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप संप्रभुता का विभाजन कर देते हैं, दे देते हैं, तो फिर वो बंटी जाती है, फिर वो दो ही राज्य हो जाते हैं, भारत पाकिस्तान की तरह। तो ये मतलब बटे हुए स्वरूप में एक साथ नहीं रह सकती है। संप्रभुता एक स्थायी होती है। स्थायी का मतलब होती है कि संप्रभुता जब तक राज्य है तब तक बनी रहेगी। जिस दिन संप्रभुता नहीं रहेगी तो राज्य भी नहीं रहेगा। तो ये मतलब राज्य की स्थायित्व के साथ जुड़ी है। भले हमने संप्रभुता का निवास किसी पद में कर दिया है, सरकार में, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति या न्यायपालिका संस्थाओं को दे दिया है हमने अपनी शक्तियाँ, लेकिन उन संस्थाओं में लोग आते जाते रहेंगे, सरकारें गिरती रहेंगी, बनती रहेंगी, लेकिन संप्रभुता है वो स्थायी रहेगी। जो भी व्यक्ति उस सरकार में आएगा, जनता जिसे भी चुन के भेजेगी या जो भी तय नियमों के तहत वहाँ तक पहुँचेगा, उसे वो पावर मिल जाएंगी। तो ये एक बेसिक बात है संप्रभुता से जुड़ी। दूसरा, हम जो बात कर रहे हैं कि संप्रभुता के जो प्रकार क्या हैं। एक जो बहुत प्रचलित प्रकार है तथ्य सम्मत संप्रभुता और विधि सम्मत। इसमें डी ज्यूरे और डी फैक्टो जो सॉवरेंटी है, एक प्रकार है ये खास तौर पे। साधारण जो परिस्थितियां होती हैं, सामान्य काल, शांति काल के अंदर, ये दोनों एक ही होती हैं। विधि सम्मत संप्रभुता का मतलब है कानूनी रूप से संप्रभुता जिसके पास है। तो कानूनी रूप से संप्रभुता, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भाई संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों को भी उसका हिस्सा दिया गया है जैसे संघीय व्यवस्था के अंदर। लेकिन जब, और वास्तव में भी यही संप्रभु है, लेकिन जब अशांति काल आता है, जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार का परवेज़ मुशर्रफ जो थल सेना अध्यक्ष थे, उन्हें तख्ता पलट कर दिया। तो पाकिस्तान में जिस समय तख्ता पलटा गया, उस समय विधि सम्मत संप्रभुता तो नवाज शरीफ सरकार के पास थी, क्योंकि वो संविधान के तरीके से उस संप्रभुता के हकदार हुए थे। जनता ने उन्हें चुन के भेजा था, जनता की सहमति उनके साथ थी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने वो सब हड़प लिया। तो भले नवाज शरीफ जेल में थे या निर्वासित हो गए थे, तो कानूनी रूप से तो संप्रभु नवाज शरीफ थे, लेकिन वास्तव में संप्रभुता का प्रयोग कौन कर रहा था? परवेज़ मुशर्रफ कर रहे थे, जो थल सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति बनकर बैठ गए थे। तो ये जो तख्ता पलट क्रांति के समय ये जो संप्रभुता है, ये मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। वरना जब तक तख्ता पलट नहीं हुआ था, तब कानूनी रूप से भी संप्रभुता परवेज़ मुशर्रफ उसके नवाज शरीफ साहब के पास ही थी, और वास्तव में भी वही प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन जो ही तख्ता पलट हुआ, तो वास्तव में संप्रभुता किसी के पास चली गई और कानूनी रूप से संप्रभु कोई था। हालांकि ये जो अंतर है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। एक समय बाद जो वास्तव में जो संप्रभु होता है, उसे भी ये चिंता सताने लगती है कि वो कैसे भी करके जो संप्रभुता है, जो कानूनी संप्रभुता का भी रूप हासिल कर ले। इसीलिए जो कोई भी तानाशाह है, चाहे वो किसी भी रूप में आया हो, थल सेना अध्यक्ष के रूप में या किसी और माध्यम से, तो उसकी ये कोशिश रहती है कि वो जितना जल्दी हो सके जो कानूनी संप्रभुता हासिल कर ले। और वो इसलिए वो चुनाव रचता है। परवेज़ मुशर्रफ ने भी चुनाव कराए, और वो भले वो नौटंकी कराता हो, सेना के यूज करके कराता है, गड़बड़ियाँ कराता है, ताकि वो ये कह सके कि अब वास्तविक रूप से तो मैं हुई हूँ, कानूनी रूप से भी जनता ने मुझे अब अपना जो नेता या संप्रभु मान लिया है। जो व्यक्ति पहले था, अब जनता का उसके प्रति कोई भरोसा नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि अलग बात है कि इस तरह के चुनाव को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत मान्यता नहीं मिलती है।
संप्रभुता का ही एक और जो प्रकार है वो डायसी ने बताया है। डायसी ने संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभुता और जो लोकप्रिय संप्रभुता दो रूपों में बांटा है। राजनीतिक संप्रभुता से अभिप्राय है कि संप्रभुता का जो प्रयोग है वो जो संस्थाएं करती हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि भाई जो संसद है, विधानमंडल है, ये जो संप्रभुता के राजनीतिक रूप हैं, लेकिन इनके पीछे भी संप्रभुता होती है जिसे वो लोकप्रिय संप्रभुता का नाम देते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो संसद या विधानमंडल हैं इनके पास संप्रभुता है, लेकिन ये मनमाना प्रयोग नहीं कर सकती है। अगर ये मनमाना प्रयोग करेंगी तो फिर जनता इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकती है, जनता इनकी आलोचना कर सकती है, या फिर इनको जनादेश का खतरा सताता है कि अगले 5 साल बाद जब हम इलेक्शन में आएंगे तो फिर जनता नाराज़ हो जाएगी। तो इनका ये सब जो गतिरोध है ये बना रहता है, और इसलिए जो राजनीतिक संप्रभुता है उसे लोकप्रिय संप्रभुता के सामने झुकना पड़ता है। जैसे ब्रिटेन में हम कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद है वो संप्रभु है, और डीलोम का कथन है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। लेकिन आप कानून की किताब में देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि संसद के पास असीम शक्तियां हैं और संसद के फैसलों के विरुद्ध वहाँ न्यायालय भी कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ शक्ति पृथक्करण नहीं है। न्याय लॉर्ड सभा है, वही जुडिशरी का भी काम कर देती है। तो ये सब स्थितियाँ वहाँ उत्पन्न होती हैं। यही बात हमने जब आपको बताई है, तो लेकिन